हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक 60 नंबर में अपन को सीखना है कि स्टार्टर जो होता है तो प्रॉब्लम्स किस तरीके की आती हैं। अगर प्रॉब्लम्स आती है तो उनको ट्रबल शूट किस तरीके से करना है और प्रॉब्लम्स कैसी कैसी आती हैं। जैसे कि आपको एक डिस्प्ले में एक डायग्राम दिखाया है जिसमें आप देख रहे हैं क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे। ये क्या है? फेज फेलियर इंडिकेटर्स। ये क्या है? रन इंडिकेटर्स। ये क्या है? ट्रिप इंडिकेटर्स। ये क्या है? स्टॉप इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर कब वर्क करते हैं? जब कोई भी प्रॉब्लम्स आती है। मान लो ट्रिप करती है मोटर, तो मोटर ट्रिप हुई किस कंडीशन में वो आपको पता होना चाहिए। तो ट्रिपिंग का कहाँ से कमांड लेता है? OLR से। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स OLR में है तो क्या होगा? मोटर ट्रिप करेगा। OLR मोटर में प्रॉब्लम है तो OLR एक्टिव होगा और ट्रिप का इंडिकेटर शो करेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि OLR से ही जो इंडिकेटर है वो कहाँ से है? OLR से। तो OLR कहाँ है इसमें? ये जो पार्ट्स है इसको बोलते हैं ओवरलोड रिले। ठीक है। अब आपको नॉर्मली इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये इसको बोलते हैं फेज प्रिवेंटर्स। क्या काम होता है इसका? आपने सोचा ये मोटर को प्रिवेंट करता है किससे? फेज से। अगर आपके 2 फेज हैं और तीनों फेज नहीं है, अगर 2 फेज हैं तो मोटर नहीं चलेगी। अगर आपका फेज सीक्वेंस चेंज है तो भी मोटर नहीं चलेगा। उसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे। सर्किट का किस तरीके से वर्किंग होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अभी ये जो होता है मोटर प्रोटेक्शन देता है कि अगर मोटर में जो जाने वाले फेज हैं जिसको पावर सप्लाई मिल रही है वो अगर फेज मिसिंग होता है तो मोटर नहीं चलती है। अगर फेज इंटरचेंज होते हैं, सीक्वेंस चेंज होता है, तभी मोटर नहीं चलती है। अब है टाइमर्स। आपको टाइमर दिखाई दे रहा है, ये टाइमर्स है। टाइमर्स का काम क्या होता है? पहले मोटर को चलाते हैं किस कॉन्फ़िगरेशन में? स्टार में, फिर चलते हैं डेल्टा में। तो टाइमर क्या है? डिले करता है। कुछ देर तक मोटर चलती है। स्टार में चलने के बाद कुछ जैसे ही आपने 10 सेकेंड डाला है, 5 सेकेंड डाला, 8 सेकेंड डाला है, 7 सेकेंड डाला है, वो टाइम कंप्लीट करेगा, वो टाइमर का आउटपुट ऑन होगा। ऑन होने से मोटर क्या है? स्टार कॉन्फ़िगरेशन से डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन चलेगा। स्टार कॉन्टैक्टर कौन सा है इसमें? आपका स्टार कॉन्टैक्टर ये है। डेल्टा कॉन्टैक्टर आपका ये है और मेन कॉन्टैक्टर आपका मेन ही ये वाला है। ठीक है। ये आपकी मोटर है, ये स्टार्ट पुश बटन है यहाँ पर और ये स्टॉप पुश बटन है। अब आपको चेकिंग क्या करना है पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहले तो आपको स्टार्टर डज नॉट एनालाइज। आपका जो स्टार्टर चार्ज नहीं हो रहा, कॉइल चार्ज नहीं हो रही, तो भी आपको प्रॉब्लम्स है। आपको क्या चेक करना पड़ेगा इसके लिए? अगर आपका स्टार्टर कॉन्टैक्ट चार्ज नहीं हो रहे, कंट्रोलिंग पर चेक करनी पड़ेगी। कंट्रोलिंग चेक द पावर सप्लाई। मोटर ऑन नहीं हो रही, पावर सप्लाई को चेक करना पड़ेगा। कंट्रोल्स एंड फ्यूज़, आपको जो सर्किट में फ्यूज़ लगा रखे हैं या MCB लगा रखा है, जो भी है उसको चेक करना पड़ेगा कि फ्यूज़ में प्रॉब्लम है या फिर किस में प्रॉब्लम है? MCB में। दोनों में चेक करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे पॉइंट्स आता है आपको इंटरलॉक। ये जो इंटरलॉक है ना, यहाँ देखा आपने, ये इंटरलॉक है। इंस्पेक्ट द जांच करना है किसका? इंटरलॉक का। इंटरलॉक कहाँ किया आपने ये एक डेल्टा लिया, यहाँ पे स्टार लिया। जब आपका स्टार में कन्फ्यूजन है उस समय डेल्टा में नहीं होना चाहिए, अगर डेल्टा में है तो उसमें स्टार में नहीं होना चाहिए। दैट इज़ इंटरलॉकिंग। दोनों कॉन्टैक्ट एक साथ ऑन नहीं होना चाहिए, इसी को बोलते हैं इंटरलॉकिंग। आपको इंटरलॉकिंग प्रॉपर है। अगर इंटरलॉकिंग प्रॉपर नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम्स होगा। चेक द सिंगल फेज प्रिवेंटिंग डिवाइस। चेक द सिंगल फेज प्रिवेंटिंग। आपको प्रिवेंटिव चेक करना है, कहीं मोटर सिंगल फेज तो नहीं हो गई है। मैंने बताया वो कहाँ से चेक होगा? अगर आपका फेज प्रिवेंटर वर्किंग है, नॉर्मल वर्किंग है तो वो ओके का सिग्नल देता है। अगर नॉर्मल वर्किंग नहीं है तो वो NG का सिग्नल देता है। वो NO to NC हो जाता है, NC to NO हो जाता है। NO NC कैसे करते हैं मैं आपको सीधा सिंपल बताता हूँ। एक थोड़ा सा आपका फेज प्रिवेंटर है। फेज प्रिवेंटर में क्या होता है? यहाँ 1, 2 और 3 तीनों फेज आए, तीनों फेज आएंगे। यहाँ मान लो 14, 15 और 16 3 सप्लाई निकलेगी। अब आपको जो 15 और 16 सप्लाई है आपने ली कॉमन, इसको कॉमन में जोड़ा, कॉमन कनेक्ट किया और आउटपुट क्या निकल के चली जाएगी? सीधी अपने कॉमन ही निकल के चला जाएगा जो आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं।
पहले मेरी बात समझने की कोशिश करना। जो आपने न्यूट्रल लिया तो न्यूट्रल आप 15 नंबर पर देंगे और 14 नंबर पर 16 नंबर के निकल चला जाएगा। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का मैन्युफैक्चरर है, कौन सा मेक का है, वो आपको देखना पड़ेगा फेज प्रिवेंटर में। तो आपके पास नहीं हूँ, वो आपको ही देखनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। तो अगर तीनों में से, इन तीनों में से कौन से में से, ये मान लो आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है, आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज, अगर तीनों में से कोई भी एक फेज मिस होता है, अब आपका जो 15 नंबर पे सप्लाई क्या थी, एनसी। 15 नंबर से 16 क्या था, एनसी। यहाँ समझने की कोशिश करना थोड़ा, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और फिर आपको सिखाऊंगा। तो एनसी और एनओ किस तरीके से वर्क कर रहा है, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं इसको। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, आपके पास ये फेज प्रिवेंटर है आपका, ठीक है। ये फेज प्रिवेंटर है 1, 2 एंड 3, आर, वाई एंड बी। 3 सर्किट लिया आपने, तीनों पे फेज दे दिया इसको। अब आपने 14 नंबर सप्लाई यहाँ दिया, 14, 15 एंड 16। तो 14 सप्लाई है और 15 है एंड 16 है। अब 15 पे आपने क्या दिया, कॉमन, ठीक है। अब जो 15 और 16, अब 15 और 16 क्या थे आपके यहाँ पर, 15 एंड 16 क्या है, एनसी, एनसी। और 14 और 15 क्या है, एनओ। अगर आपका नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल एनसी रहेगा। अगर आपकी आर वाई बी सप्लाई जो आपने यहाँ पे दी है, आर वाई एंड बी फेज तीनों हैं, तीनों रिसीव हो रहे हैं इसको, तीनों फेज, तो 15 नंबर एनसी है तो एनसी रहेगा। तो आपकी सप्लाई 15 की सप्लाई कहाँ जाएगी, 16 पे मिल जाएगी, चाहे आपने न्यूट्रल दिया है चाहे आपने फेज दिया है, दोनों में से कोई एक दिया हुआ कंट्रोलिंग के लिए, इधर से लूपिंग बनाने के लिए, तो वो सप्लाई आपको रिसीव होगी पहली। अगर ये ऑपरेशंस ओके नहीं है, अगर आपका यहाँ बाई हो जाता है और यहाँ आर हो जाता है, ये बी ओके है, तो ये फेज सीक्वेंस चेंज होता है, तभी भी ये अब क्या करेगा, 15 की सप्लाई 16 पे जा रही थी तो फेज प्रिवेंटर ओके नहीं हुआ, मोटर बंद हो जाएगा, कंट्रोलिंग वर्किंग नहीं करेगी, तो उससे प्रिवेंशन मिल जाएगा मोटर को। अगर कहीं लगता है किसी को मोटर पर्टिकुलर डायरेक्शन आपकी मोटर की क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, उस कंडीशन में क्या है, मोटर अगर क्लॉकवाइज घूम जाती है तो फेलियर होगा, बड़ा ब्लास्ट होगा, फॉल्ट हो सकता है, कुछ भी, जहाँ प्रोसेस कैसा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। अब दूसरा बात करते हैं OLR से। तो OLR में क्या होता है, बात कर लेते हैं यहाँ OLRs का। OLR का प्रिंसिपल क्या होता है, यहाँ पे OLR, ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले, ठीक है। OLR में क्या होता है, जनरली 4 कॉन्टैक्ट होते हैं, कॉन्टैक्ट 1, 2 एंड 3 एंड 4। अब आपकी एक सप्लाई यहाँ से निकलेगी और यहाँ आपने दी कोई भी, आपने यहाँ कॉमन दिया, वो ट्रिपिंग के लिए चला जाएगा, ट्रिपिंग इंडिकेटर हो गया। अब आपने यहाँ पे कोई सप्लाई दी, लूपिंग लिखी, वो निकल के जाएगी यहाँ पे। अब ये सप्लाई क्या थी, अभी नॉर्मल एनसी, ये पार्ट्स क्या है, एनसी, नॉर्मल एनसी है। अगर नॉर्मल एनसी है, अगर OLR नॉर्मल वर्किंग है, आपने कोई भी मोटर के लिए OLR मोटर को सिलेक्शन करने के लिए, मोटर का सिलेक्शन करने के लिए 20% क्या होता है, 20% आपको OLRs की सेटिंग को इंक्रीज़ करके रखना होता है। आपको OLRs की सेटिंग चेक करनी है मोटर के अकॉर्डिंग, तो आप 20% फुल लोड करंट का एक्स्ट्रा ले सकते हैं, प्लस माइनस की रेंज में उसको OLR को सिलेक्शन दे सकते हैं। वो मैंने आज भी एक कंटेंट डाला था कि OLRs की सेटिंग एंड कॉन्टैक्टर की सेटिंग किस तरीके से करनी चाहिए, क्या हमें एक्सपेक्टेड रेटिंग्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें सिलेक्शन देना चाहिए। तो आपको 20% फुल लोड करंट का दे सकते हैं, एक्स्ट्रा आप OLR को ले सकते हैं। तो यहाँ पर OLR का सिलेक्शन करने के बाद में OLR आपकी परफेक्ट है, नॉर्मल एनसी है, आपकी जो सप्लाई आई 95, 96, तो 95, 96 आपको चेक करना है कि एनसी है मेरा। अगर OLR नॉर्मल वर्किंग है तो एनसी मिलेगा, अगर नॉर्मल नहीं है OLR एक्टिव होके बैठा है तो क्या होगा, एनसी से क्या होगा, ON हो जाएगा, मोटर आपका ऑन नहीं होगा, पहला काम, ठीक है। OLR चेक कर लिया, इंटरलॉकिंग चेक कर लिया, आपने फ्यूज चेक कर लिया, पावर सप्लाई चेक कर लिया। अब आपके कॉमन फॉल्ट में क्या जाता है कि आपको मोटर स्टार्ट नहीं हो रही, उसकी कंडीशन में क्या चेक करना है, मोटर स्टार्ट ही नहीं हो रही है तो पुश बटन चेक करना है, पुश बटन चेक द स्टॉप पुश बटन। स्टार्ट नहीं हो रही है मोटर, तो स्टार्ट करने के लिए एक तो आपका क्या है, यहाँ आपने देखा ये ही एनओ,
उसके बाद आपने लगाया यहाँ पर NC, ठीक है। अब आपने यहाँ पे मान लो रिले को चार्ज किया, कुछ भी है, नोडी कॉन्टैक्टर हो सकता है, कुछ भी। ये सर्किट का डिज़ाइन करने का एक तरीका है जो आपको मैं अब यहाँ से सर्किट को अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको, मैं अब क्लैरिफिकेशन भी पूरा मिल जाएगा। तो ये क्या है, आपको सबसे पहले आपको पॉइंट्स आउट करने चाहिए। यहाँ पे आपने फेज लिया तो आप इसको 1 नंबर दे सकते हैं। अगर इसके जो आपका कॉन्टैक्टर है ना, या ये स्टार्ट पुश बटन, सॉरी स्टार्ट पुश बटन, ये स्टॉप पुश बटन होता है। स्टॉप पुश बटन को ऐसे डिनोट करते हैं इस तरीके से। तो आप इसको दे सकते हैं यहाँ पे 2, ये 3 नंबर्स एंड 4 नंबर्स एंड 5 नंबर्स एंड 6 नंबर्स एंड दैट इज 7 नंबर। 7 नंबर या न्यूट्रल, इसको डायरेक्ट न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल्स क्योंकि सब में कॉमन बनाया है तो न्यूट्रल्स को न्यूट्रल बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, आप इसको चेक कैसे करेंगे? देखिए, आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर आपके पास है तो आप प्रोब रखेंगे, एक पॉजिटिव प्रोब होगी, एक नेगेटिव प्रोब होगी, ठीक है। 2 प्रोब है आपके पास, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव प्रोब है, एक रेड है और एक ब्लैक है, ठीक है। 2 प्रोब हैं आपकी। तो दोनों प्रोब को मल्टीमीटर की प्रोब को उठाया आपने, यहाँ रखा एक प्रोब को, और एक प्रोब को उठाया यहाँ रखा। क्या चेक करना है? मल्टीमीटर को किस पर रखना है? कंटिन्यूटी में। कंटिन्यूटी पर रखना है तो आपको साउंड कैसी मिलेगी? बीप साउंड मिलेगा, बीप का साउंड मिलेगा। अगर बीप का साउंड मिलता है, इसमें NC है ऑलरेडी, दैट इज़ ओके। रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, बीप का साउंड मिलना चाहिए। आपका पुश बटन क्या है? ओके है। कौन सा? स्टॉप पुश बटन। आपने पहला पॉइंट चेक कर लिया। दूसरा पॉइंट चेक करना है, आप मोटर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन स्टार्ट पॉइंट करने जा रहे हैं तो पहले आप पावर को बंद कर सकते हैं और मल्टीमीटर को वो सेम प्रोब लेके कंटिन्यूटी में सिलेक्शन देके मल्टीमीटर को आप क्या करेंगे, इन्हीं प्रोब को उठा के ब्लैक प्रोब को यहाँ रख दीजिए और पॉजिटिव प्रोब को यहाँ रख दीजिए उठा के, ठीक है। तो आप क्या चेक करेंगे, इससे आपको मिलेगा, आप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, प्रेस करके रखेंगे और दैट इज कॉल्ड द NC होगा तो वह बीप में आएगा, और अदरवाइज अगर बीप नहीं बज के तो ओके। ये क्या है? ओके है। आपने चेक कर लिया। दूसरा पॉइंट्स क्या है? वेरीफाई द कंट्रोल वायरिंग। पूरी कंट्रोल वायरिंग को चेक करने का यही तरीका होता है। मल्टीमीटर को रखना है, बीप मोड में रखना है, आपको नॉर्मल पावर सप्लाई को ऑफ रखना है, और आप बीप मोड से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। मेरी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ओके है, यहाँ से यहाँ तक ओके है। फिर आप पावर सप्लाई को ऑन करके, कंट्रोल पावर सप्लाई को ऑन करके, बगैर पावर सप्लाई को ऑफ करके, जो मेन पावर सप्लाई है उसको ऑफ करके कंट्रोल पावर सप्लाई को ऑन करके आप चेक कर सकते हैं कि मेरी कंट्रोल वायरिंग ओके है, नॉट ओके है। अगर आपकी कंट्रोल वायरिंग ओके है, पहले स्टार में कॉन्टैक्टर प्रॉपर लग रहा है, फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन डेल्टा में हो रहा है, चेंज हो रहा है आफ्टर 5 सेकेंड या 10 सेकेंड, दैट इज़ पावर वायरिंग इज ओके, ठीक है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि आपने देखा यहाँ पर, तो अब क्या करना है आपको नेक्स्ट में, चेक द टाइमर सेटिंग। कभी कभी क्या होता है कि स्टार से डेल्टा में ट्रांजिशन नहीं होता, तो प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं यहाँ पे। चेक द टाइमर सेटिंग। सबसे पहले आपको टाइमर्स की सेटिंग चेक करनी है। टाइमर्स जो मैंने सेटिंग डाल रखा है वो सही है, ऐसा तो नहीं आपने सेटिंग कहीं ज़्यादा डाल दी है या सेटिंग डाला ही नहीं है। या इंस्पेक्ट द टाइमर कॉइल एंड वायरिंग। अपने टाइमर की वायरिंग प्रॉपर की है कि नहीं की है। डेल्टा कॉन्टैक्टर को चेक करना है, डेल्टा कॉन्टैक्टर की वायरिंग को चेक करना है कि वायरिंग मैंने प्रॉपर की है, कहीं मिसिंग तो नहीं है, कंटिन्यूटी मेरी आ रही है, प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं, कॉइल वोल्टेज ओके हैं। जो मैंने कॉन्टैक्टर यूज़ किया है कहीं 415 का वोल्टेज का कॉन्टैक्टर यूज़ तो नहीं किया। अच्छा, चेक करने के लिए, कॉन्टैक्टर चेक करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले कॉन्टैक्टर आपका पास है, कोई भी कॉन्टैक्टर है, तो कॉन्टैक्टर में जनरली क्या होता है, आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पे एक सप्लाई होगी A1, एक होगा A2, ठीक है। आपकी यहाँ 3 सप्लाई हैं, यहाँ 3 सप्लाई हैं, ये 3 आउट जाएंगी। ये सप्लाई, ये क्या है, एक पुल की तरह काम करता है। जब आप A1 और A2 पे सप्लाई देते हैं, A1 पे और A2 पे सप्लाई देते हैं, मान लो A1 आपका कॉइल वोल्टेज क्या है, सबसे पहले आपको कॉन्टैक्टर के स्पेसिफिकेशन चेक करने पड़ेंगे। स्पेसिफिकेशन में आप देखना होता है कि आप कौन सी तरीके की मोटर है, मोटर में कितने किलोवाट्स का मोटर है, मोटर की रेटिंग चेक करेंगे। मोटर की रेटिंग के अकॉर्डिंग ही आप कॉन्टैक्टर का साइज डिसाइड करेंगे, और कॉन्टैक्टर का साइज डिसाइड होने के बाद में आप चेक करेंगे कॉन्टैक्टर का कॉइल वोल्टेज क्या है। अगर कॉइल वोल्टेज 220 वोल्ट ना होकर के 415 वोल्टेज भी होगा तो भी आपको गड़बड़ होगा, कॉइल चार्ज नहीं होगा। कॉइल चार्ज नहीं होगा, कॉन्टैक्टर
क्लोज नहीं होगा, कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं होगा, मोटर एनर्जाइज नहीं होगा, मोटर नहीं रन करेगा। तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन जानना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मेरा एक आपसे क्वेश्चंस है कि अगर आप लोगों को कोई भी, अगर मेरे जो लेक्चर्स हैं काफ़ी अच्छे हेल्प लगते हैं तो आप मेरे को फीडबैक तो दे दिया करिए। एक भाई ने मेरे को पूछा था, सर आप जिस तरीके से लेक्चर बना रहे हैं तो इसका कोई लॉजिक भी है क्या, हम कभी सीख भी पाएंगे ऑटोमेशंस? तो भाई एक सिंपलिसिटी में छोटी सी बात कहूँगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा। आप डायरेक्ट कहीं पर भी कोई भी पर्सनस डायरेक्ट ए से वो बोले कि मेरे को ए नहीं करना और जेड करना है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पहले तो आपको ए पे ही जाना पड़ेगा, उसके बाद जेड मिलेगा। अगर आप चाहते हो मेरे को 15 से 20 लाख का पैकेज भी चाहिए मेरे को, और मेरे को अर्निंग भी नहीं करनी, लर्निंग नहीं करनी है और मेरे को अर्निंग चाहिए, तो दैट नॉट पॉसिबल यार। ऐसा थोड़ी मार्केट में कहीं भी कुछ भी मिल जाएगा आपको। ये तो चीज़ें आपको खुद से सीखनी पड़ेगी। हाँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं जो कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को भी पता है अभी मार्केट में किस तरीके का क्लासेस चल रहा है। ऑटोमेशन सीखने के लिए लोग 25-30 हज़ार रुपये ले रहे हैं, लेकिन मैं फ्री सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उन भाइयों के लिए जो इंटरेस्टेड है, खुद से इंटरेस्टेड है, डेडिकेशन है उनके अंदर। तो फिर आप क्यों नहीं लर्न करना चाहते हैं, क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं, क्यों नहीं आपके अंदर डेडिकेशन है? भाई आपका अर्निंग होगा, डेफिनेटली होगा। आप अपने डेडिकेशन के साथ रहिए, ये तो आपका ही मोटिव है ना। अगर आपको डेडिकेशन नहीं करना है, आपको अपनी कंटिन्यूटी नहीं बनानी है, तो उसमें मैं थोड़ी ना कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे को आप एक छोड़ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा छोड़ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। तो मेरे को जो करना है वो तो करना ही है। जिस किसी को चाहिए होगा वो तो आएगा ही, जिस किसी को नहीं चाहिए होगा वो तो नहीं आएगा। वो डायरेक्टली कोई भी चीज़ शॉर्टकट नहीं होती है, और शॉर्टकट किसी चीज़ का ढूंढोगे तो वहाँ सक्सेसमेंट नहीं मिलेगी आपको। तो शॉर्टकट की ओर मत जाइए, आपको जाना है, आपको स्ट्रगल खुद से करना है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको जितना मैंने स्ट्रगल किया है, और आप चाहते हो 15 से 20 लाख का पैकेज भी चाहिए भाई, और मेरे को स्ट्रगल भी नहीं करना है, मेरे को अभी भी स्ट्रगल करना है भाई। मैं अभी भी कई जगह ऐसी जगह फंस जाता हूँ, फिर भी वहाँ से निकल के आता हूँ। तो मैं वो चीज़ आप देने की कोशिश कर रहा हूँ जो इंडस्ट्री ऑटोमेशन में कोई बंदा आपको नहीं दे सकता है ईजिली, में वो चीज़ें नहीं दे सकता है। तो मैं तो बस यही कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए, जिसको नीड है वो एक्चुअली में वो कनेक्ट हो, जिसको नहीं है कोई बात नहीं, सिंपल। तो अगेन टू अगेन थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस योर माइंड्स, यू कैन आस्क टू मी डायरेक्टली, आई विल डेफिनेटली सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।